गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा लास्ट जो हमारा लाइव क्लास हुआ था सैटरडे को, उसमें जो है हमने अंतर्राष्ट्रीय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे उपनिवेशी राष्ट्रों में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, इसके हम लोग 3 पार्ट में वीडियो में जो आप लोगों को सेंड करूंगा। ठीक है, तो उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलन के जो देश गुलाम थे, मैंने बताया था कि 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उनके 30 वर्षों के भीतर जो है अधिकांश जो गुलाम देश थे वे आज़ाद और स्वतंत्र हो गए, और जो बाकी बचे हुए देश थे जिनमें अभी तक आज़ादी नहीं आई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन होने के बाद, वहाँ पर जो है आज़ादी के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो गए थे और वे अपने आप को जो है जितना जल्दी हो सके आज़ाद कराने के प्रयास कर रहे थे। 1945 से 1975 के बीच अगर उपनिवेशवाद समाप्त हुआ तो उसका सारा श्रेय उन देशों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध हो रहे वाले जन आंदोलन को जाता है कि 1945 से 1975 के बीच यदि उपनिवेशवाद समाप्त हुआ, गुलामी या दासता की जिंदगी देशों की समाप्त हुई, तो उसका सारा श्रेय उन देशों में चल रहे, उन उपनिवेशवादी देशों में चल रहे उन राष्ट्रवादी आंदोलन का है जिन्होंने अपने आप को मुक्त करने के लिए तीव्र गति से इन देशों के खिलाफ जो है अपना आंदोलन किया। पूरे उपनिवेश काल में लगभग हर उपनिवेश में कहीं ना कहीं प्रभावित समूहों द्वारा विद्रोह होता रहा। ठीक है, पूरे उपनिवेश काल में जब से वे गुलाम हुए थे तब से लगभग पूरे देश में कहीं ना कहीं जो है इस दास्ता के विरुद्ध जो है उनका आंदोलन चल रहा था। उदाहरण के लिए भारत में जगह जगह जनजातियों व किसानों का विद्रोह 1750 से लेकर 1950 तक चलता रहा। यदि हम भारत के ही बारे में देखेंगे तो हम पाएंगे कि भारत में जो है गुलामी के बाद से ही जो है हर स्तर पर जो है आंदोलन किए जा रहे थे, क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, प्रत्येक क्षेत्र से जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे थे और देश को आज़ाद कराने का प्रयास कर रहे थे। सन 1856 में संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, 1910 में बस्तर का भूमकाल विद्रोह, 1946 से 1950 तक तेलंगाना किसान विद्रोह सॉरी, ये ऐसे आंदोलन थे जो लगातार जो है देश को आज़ाद कराने के लिए जो है विभिन्न संप्रदायों समूहों द्वारा किए जा रहे थे। ये विद्रोह 2 कारणों से महत्वपूर्ण थे। पहला, उन्होंने उपनिवेशी राजनीतिक सत्ता को चुनौती दी। दूसरा, उन्होंने वैचारिक उपनिवेशवाद जिसके माध्यम से शासकों ने उपनिवेश के लोगों की सोच पर हावी होने की चाहत को भी ठुकरा दिया। ये जो आंदोलन हो रहे थे 1750 से लेकर 1950 तक, इन 200 सालों में जो भी आंदोलन हुए उनमें जो है 2 प्रकार के जो है क्या थे कि 2 कारण जो है महत्वपूर्ण थे। पहला तो उन्होंने जो देश है जिन्होंने हमको गुलाम बनाया था उनकी सत्ता को चुनौती दी कि भाई वे जो है उनके दबाव में रहकर नहीं रहेंगे, बल्कि उनके खिलाफ जो है उन्होंने लड़ने के लिए खड़े हुए। दूसरा जो है उन्होंने क्या किया कि उपनिवेश जो उनके विचार थे, जिन देशों ने हमें गुलाम बनाए थे, उनके विचारों को जो है उन लोगों ने जो है ठुकरा दिया और उन्हें अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। हालांकि ये विद्रोह काफी प्रभावशाली थे, परंतु वे इतने शक्तिशाली नहीं थे कि उपनिवेशी सत्ता को हरा पाए। जो 200 सालों तक जो आंदोलन होते रहे ये बहुत महत्वपूर्ण थे, परंतु उतने बहुत प्रभावशाली भी थे, परंतु उतने अधिक शक्तिशाली नहीं थे। उसका रीजन था कि ये किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित थे, पूरे देश में एक साथ जो है ये आंदोलन नहीं हो सका। 1857 का विद्रोह भी असफल होने का प्रमुख कारण यही है कि 1857 का विद्रोह जो है एक साथ संगठित रूप में नहीं हो पाया और कुशल नेतृत्व की कमी थी, जिसकी वजह से जो है उस आंदोलन को दबा दिया गया। नहीं तो 1857 में ही देश स्वतंत्र हो गया होता। तो इन आंदोलनों में भी वैसी था कि ये आंदोलन प्रभावशाली थे, परंतु इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वे सफल हो पाए, उपनिवेशी सत्ता को हरा पाए। इन सशस्त्र विद्रोहों के अलावा किसान, मजदूर, व्यापारी व शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग भी लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। ये आंदोलन किसी वर्ग विशेष की मांगों को लेकर जरूर थे, मगर उनका सम्मिलित असर औपनिवेशिक शासन पर भी पड़ा। ठीक है, इन सशस्त्र विद्रोहों के अलावा जो किसान, मजदूर और व्यापारी तथा शिक्षित वर्ग थे, वे भी अपनी विभिन्न मांगों के लिए उपनिवेशी शासकों के विरुद्ध जो है लगातार आंदोलन कर रहे थे। ये आंदोलन किसी वर्ग विशेष की मांगों को लेकर जरूर थे, परंतु उसका असर जो है उस उपनिवेशी शासन पर पड़ा। ये जो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उन आंदोलन और जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे दोनों में अंतर जरूर था, परंतु जो है कहीं ना कहीं ये उपनिवेशी शासकों को जो है प्रभावित कर रहे थे और उन पर दबाव डाल रहे थे।
इनके अलावा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन भी तीव्रता के साथ उभरने लगे। भारत में 1885 में ही इस दिशा में विचार प्रारंभ हो चुका था और सन 1905 के बाद काफ़ी तीव्र हो गया। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बीच 1942 में अपने चरम पर पहुंचा और सबको यह स्पष्ट हो चला कि देर सबेर भारत को आज़ादी मिलना तय है। चीन में भी राष्ट्रवादी क्रांतियां 1911 में शुरू हुई, लेकिन उसे पूर्ण रूपेण सफल होने के लिए 1949 की साम्यवादी क्रांति तक इंतजार करना पड़ा। ज़्यादातर एशियाई और अफ्रीकी देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही राष्ट्रवादी आंदोलनों की शुरुआत हुई और इस प्रकार जो है उपनिवेशी देशों में राष्ट्रवादी जो आंदोलन थे वो बहुत तीव्र हुए और अंततः जो है उन्होंने सफलता प्राप्त की। और इसका सारा श्रेय उन राष्ट्रवादी आंदोलनों को ही जाता है जिन्होंने अपने आप को आज़ाद कराने के लिए लगातार सतत रूप से प्रयास करते रहे, असफलताएं भी झेली और लास्ट में जो है उन्होंने सफलता का स्वाद भी चखा। तो ये था बेटा पार्ट 1 राष्ट्रवादी आंदोलनों का। दूसरा जो है इसके बाद वाले जो क्लास है उसमें मैं आप लोगों को उसका सेकंड पार्ट भेजूंगा। कोई भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू।